सो 21.4 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ये जो ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रेन की बड़ी ख़ास बात है। हम जब भी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो ब्रेन की बात आती है। आखिर बॉडी में क्या चीज़ रहेगी तो उसमें ब्रेन की बात आती है। एक बड़ा ही अच्छा पैराडॉक्स है, शिप ऑफ थीसियस के नाम से इसे आनंद गांधी की एक मूवी भी थी, शिप ऑफ थीसियस। तो शिप ऑफ थीसियस जो पैराडॉक्स है उसमें ये कहा जाता है कि जो राजा थे थीसियस था, उसने उसको एक जहाज़ बड़ा प्यारा था, तो उसने बोला कि जब मैं कहीं जाना होगा उसने बोला कि जब मैं वापस आऊँ तब मुझे अपना जो जहाज़ है वो अच्छी कंडीशन में मिलना चाहिए, तो इसका अच्छे से रख रखाव करना, इसमें कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो तो उसको बदलते रहना। लेकिन जब थीसियस गया तो धीरे धीरे जहाज़ की एक एक चीज़ें ख़राब होने लगी और वो एक एक चीज़ को बदला गया धीरे धीरे। और जब तक थीसियस वापस आया उस जहाज़ में सभी चीज़ें बदली जा चुकी थी। तो पैराडॉक्स ये है कि ये जो नया जहाज़ खड़ा है उसके सामने, क्या वो उसका जहाज़ है, या इस जहाज़ से जो दूसरा इसका जो कबाड़ जो बना था उससे, उस कबाड़ से अगर मैं एक और जहाज़ बना दूं तो क्या वो थीसियस का जहाज़ है। इन दोनों में से कौन सा थीसियस का जहाज़ होगा। और यही चीज़ पिक्चर में इंसानों के ऊपर भी लागू करके दिखाई गई कि हम कौन हैं। क्या हमारा, अगर हमारी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, हमारा दिल ट्रांसप्लांट हो जाता है, या ये जो चीज़ें ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, तो क्या उससे इंसान भी बदल जाता है। तो उनमें से कुछ एक ऑर्गन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको ब्रेन कहा जाता है, उसको चेंज करना अभी तो मतलब कि उसके कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं कि आप पूरा का पूरा जो हेड है वो एक से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लिटरली। मतलब कि कुछ अभी नए पेपर्स आए हैं जिसमें आई गेस मेंढकों के ऊपर ये हेड ट्रांसप्लांट करके देखा गया है। तो आखिर क्या ये हो सकता है हेड ट्रांसप्लांट। तो अभी तक तो हमारे जो ब्रेन है उसको सर्वोपरि रखा गया है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, कि ब्रेन्स की जो महत्वता है, जो उसकी कीमत है, वो सभी बाकी ऑर्गन से ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको आप बनाता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो ब्रेन की वजह से है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका एक इस स्ट्रक्चर का भी अपना महत्व है। ये जो नीचे का जो स्टेम जैसा पोर्शन दिख रहा है ना आपको, जिसमें पोन्स, मेडुला और आपका ये मेन ब्रेन स्टेम वाला जो मेन पोर्शन आता है, ये इस पोर्शन को, ये सबसे पुराना ब्रेन का पोर्शन है। मतलब कि रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है इसको। अब इस रेप्टिलियन ब्रेन के अंदर आपके इस चीज़ की सहूलियत दी गई है कि ये चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपका हार्ट बीट, ये सब जो रेगुलेट होंगी चीज़ें, वो इस रेप्टिलियन ब्रेन से होती हैं। इसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो इसको मंकी ब्रेन कहा जाता है, थोड़े से को, जिसके अंदर आपको, जैसे मंकी को ये पता होता है कि उसके सोशल हायरार्की में उसका वो कहाँ पर है, वो अल्फा मेल है या क्या है, क्या सोचा जा सकता है, मगर ही इज़ नॉट कॉन्शियस। अब उसके पास लॉजिकल रीजनिंग इतनी नहीं है। और इसके बाद आता है ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन, जो फ्रंटल फोर ब्रेन, जो फ्रंटल है, ये सबसे नया है। ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग, हमने जो ये चीज़ें बनाई हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, तो ये इसकी वजह से है, लॉजिकल रीजनिंग की वजह से। हम जो जिन क्वेश्चंस की तलाश करते रहते हैं कि अपने आप में खोजना। हाँ, ब्रेन के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि दिस इज़ द ओनली टिश्यू विच कैन थिंक ऑफ इट सेल्फ। हाँ, मतलब आप खुद सोच के देखें तो यही तो है जो अपने बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट जो अभी आपको लेकर के जाना है वो ये है कि जो नीचे वाला जो ब्रेन होता है ये सभी में मौजूद है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति गज़ल वगैरह बनाना या उसको फील करना नहीं चाहता है। अभी उसको ज़िंदा रहने की ही उसकी जो प्राथमिकता है वो ज़्यादा है, तो वो यहाँ से रेगुलेट हो रही है। उसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्शन है। इसके ऊपर मंकी ब्रेन और उसके ऊपर ये आप कह सकते हैं कि मेमेलियन या ह्यूमन ब्रेन्स, मतलब मंकी भी मेमल्स में ही आता है, बट ये ह्यूमन ब्रेन आप इसको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। आइए इस चीज़ को धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अब एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। द ब्रेन इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, कि आपकी बॉडी में जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, जो आप देखेंगे, जो आप महसूस करेंगे, जो आप छुएंगे, जो आप खाएंगे, उन सभी को आखिरकार इंटीग्रेट करने वाला, उस इन्फॉर्मेशन को फाइनली समझने वाला जो ऑर्गन है वो ब्रेन है। एंड एक्ट एज द कमांड इन द कंट्रोल सिस्टम, कि यही आपको कमांड देता है, यही चीज़ें कंट्रोल करता है।
आपको लगता है कि आपकी बॉडी में फ्री विल है, हमें लगता है कि हम जो चीज़ें करते हैं वो अपने अनुसार करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत हद तक ट्रू नहीं है। कई सारी ऐसी किताबें हैं, कई सारे ऐसे पेपर्स हैं जो हमको बताते हैं कि आखिर हमारे प्री इंसिडेंट्स जो हमारे सुबह हुए या हमारे इवोल्यूशन में जो हमारे डीएनए में है, वो आखिर किस तरीके से हमारी सोच को चेंज कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम डिजीज़ेज़ जैसे जैसे नई, क्योंकि ब्रेन से अब डायरेक्ट नहीं समझते हैं, ऑल्दो इस चैप्टर में हमें ये बताया जाता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सोमेस्थेटिक एरिया है, इस एरिया से आप टच और उसको रिसीव करते हैं। यहाँ कहीं पर आपका जो ऑडिटरी एरिया है, यहाँ ब्रोकाज स्पीच एरिया है, या आपका विजुअल कॉर्टेक्स है, ये सब सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इनको याद करना भी, रटना भी मुश्किल नहीं है, ये रट भी लेंगे आप, लेकिन आप एक समय आएगा जब इस चीज़ को आप एक उसी तरीके से भुला देंगे जिस तरीके से आपने बाकी चीज़ें भी रट्टा लगाई थी। तो जो याद रखने या समझने का जो सही तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप पहले ऐसा व्यक्ति ढूंढें जिसको कि कोई डिफॉर्मिटी हो, जिसको जो कुछ ना कर पा रहा हो। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है। अब अंधा व्यक्ति है तो वहाँ पर आप पता लगाएंगे, वहाँ पर से आप पता लगा सकते हैं कि जब एक एक देखने वाला, एक व्यक्ति जो देखने में बहुत सक्षम है उसको लीजिए, और एक जो व्यक्ति अंधा है उसको लीजिए। उन दोनों को एमआरआई मशीन के अंदर डाल दीजिए। एमआरआई मशीन के अंदर जब आप डालेंगे उनको, तो आप उनको वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए कुछ। क्योंकि अंधा व्यक्ति कुछ देख नहीं पा रहा है तो उसके ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी निल होगी, और जो व्यक्ति देख पा रहा है, जिसको आप अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें देखेगा भी, उसका विजुअल कॉर्टेक्स भी थोड़ा सा लाइटन अप हो जाएगा। मतलब कि उसमें आपको पता लग जाएगा एमआरआई के अंदर कि हाँ, ये वाले एरिया में एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया है जो विजुअल, जहाँ पर से हम देख सकते हैं। मतलब एटलीस्ट पहला कदम तो आप उसमें यही रखेंगे ना। तो इस तरीके से आप पता लगाते हैं कि धीरे धीरे कि आखिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कि आपका कौन सा ब्रेन का कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डायरेक्शन से, जो कि ज़्यादा बेटर है कि आप डिजीज़ ढूंढें। डिजीज़ ढूंढने के बाद आप पता लगाएं कि आखिर कौन सा व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। हमारे एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, रामाचंद्रन, वी रामाचंद्रन उनका नाम है। तो वो बड़े ही बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और सारी न्यूरो साइंटिस्ट, काफ़ी सारी उपाधियाँ हैं उनके पास। तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को समझा है कि हम चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं। और एक एग्जांपल मैं ज़रूर देना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ कि जो लोग अमेरिका में इराक वॉर से लौट कर आ रहे थे और जिनके हाथ पांव कट गए थे, हाथ पांव कटने के बाद ये लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर पूछता है कहाँ दर्द हो रहा है? तो बोलते हैं कि इस हाथ में। वो लोग ये बताते हैं कि उनके उस हाथ में दर्द हो रहा है जो वॉर में, जो लड़ाई में कट गया था और उसमें एम्पूटेट हो गया था। आखिर कैसे हो सकता है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वो उसको दर्द कैसे करा सकती है? इसको फैंटम लिम्ब सिंड्रोम के नाम से जाना गया, और इसको किस तरीके से आखिर ट्रीट किया गया वो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम के नाम से। और कई सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कि सिंड्रोम जब होते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा, ये ब्रेन का वो पार्ट था जो इस चीज़ को करवा रहा था, अभी ये जो पार्ट है वो ठीक नहीं है। तो मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में वो इस चीज़ को काम करा रहा होगा। तो ये तो हो गए दो मेन आइडियाज़ जो अभी तक हमने लिए। पहला कि आपका कौन सा ब्रेन का पोर्शन सबसे पुराना है, ब्रेन स्टेम, उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद ये आपका फ्रंटल लोब। इस तरीके से आपका ब्रेन इवॉल्व हुआ है। दूसरा कि हम आखिर ब्रेन के कौन सा पार्ट क्या काम करता है उसको समझते कैसे हैं, वो आइडिया। फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, कि आपकी जो इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये जो है थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, ये आपको क्यों लगता है आपको कि जब एक वक्त गुजर जाता है तो आपको एक पेट में एक सेंसेशन, एक दिमाग में, एक बॉडी में सेंसेशन होती है कि आपको भूख लगी है? वो क्या फीलिंग है? आपको प्यास लगी, आखिर प्यास की फीलिंग ही तो है। आपको कैसे पता लग रहा है कि वो प्यास की है, कि वो हंगर की है, कि आपको बॉडी में पेट दर्द हो रहा है, कि आपको बुखार आ गया है? कौन है ये जो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है कि हाँ? और ये क्या चीज़ है कि भैया आपने गर्दन पर प्यास लग रही है और पानी गले पर छूते ही आपको दिमागी रूप से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ, आपको पानी मिल गया है, लेकिन जबकि पानी अभी तक बॉडी की सेल्स और बॉडी के ब्लड वेसल्स तक तो पहुंचा ही नहीं है। आखिर वो क्या चीज़ है जो इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन दे दे? इन सभी के जवाब, जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने
डिस्कस किए उन सब के जवाब अभी तक मौजूद हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम पता नहीं लगाएंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को इस नज़रिए से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा दिया गया है, नीट के हिसाब का भी चैप्टर नहीं है ये। ओके, तो लेकिन हम केवल इन वीडियोस में एनसीईआरटी का लेवल ही कवर करेंगे। मैंने कोशिश की कि आपको वो कुछ नए क्वेश्चंस या नया नज़रिया बता पाऊँ जिनसे कि आप जाएं गूगल पर सर्च करें कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। मॉन्चोनसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, या आपका चल रहा था फैंटम लिम्ब सिंड्रोम हो गया, या कोई भी अलग अलग तरीके के सिंड्रोम्स जो होते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये इन सब से पता लगता है कि आखिर दिमाग नॉर्मल कंडीशन में ये जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ये क्या होता है, पार्किंसन क्या है, आखिर ये जो छोटी छोटी डिजीज़, छोटी नहीं है बहुत बड़ी डिजीज़ हैं, बट ये सिंड्रोम्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं आखिर और क्या बताती हैं हमें हमारे दिमाग के बारे में। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सर्केडियन रिदम क्या होता है आपकी। अच्छा, सर्केडियन रिदम बहुत ही छोटी सी लाइन है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको कहीं ना कहीं इस पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 2017 का जो नोबेल प्राइज़ है वो इस चीज़ को दिया गया है, अक्टूबर में ही आया है। और सर्केडियन रिदम आपका बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, और जिन साइंटिस्ट ने उस बायोलॉजिकल क्लॉक्स के जीन्स को आइडेंटिफाई किया और उनके बारे में बताया, उनको 2017 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बिहेवियर, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में ये जो पूरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, कि आप क्या देखेंगे विजुअल कॉर्टेक्स में, ये आपका विजन देखती है, आप क्या सुनेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप क्या मेमोरी करेंगे, आपका क्या याद रहेगा, क्या परमानेंट मेमोरी में जाएगा, इंटेलिजेंस कितना है आपका, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट कितना रहता है, आप कितने अच्छे थॉटफुल पर्सन हैं, ये सब कुछ आपके ये जो एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आप कितना जानते हैं, कितने थॉटफुल पर्सन हैं, क्या बिलीव करते हैं, आपके रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं, आप क्या एक्शन लेंगे, क्या किसी चीज़ का आपके ब्रेन पे क्या प्रभाव होगा। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है केवल और केवल इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। अगर आप कुछ जो सुपर मार्केट्स होती हैं, आप सुपर मार्केट्स में जाएं तो आपको पता लगेगा कि वो लोग डेटा साइंस पर कितना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कि एड इंडस्ट्री वाले कितना पैसा लगाते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, केवल ये जानने के लिए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें ये पता लग गया कि आप किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से फिर उनको चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या कब कौन व्यक्ति किस ऐड को क्लिक करेगा, ये सब इसी चीज़ की स्टडी है कि आपके बिहेवियरल स्टडी के ह्यूमंस किस कंडीशन में क्या बिहेव करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। एक तो स्कल आपको प्रोटेक्ट करा रहा है, स्कल आपका बड़ा हड्डी है पूरा, ठीक है। तो स्कल के अंदर भी आपको कवरिंग्स होती हैं, इन कवरिंग को मेनिंजेस कहा जाता है। द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजेस। आपने मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा। मेनिंजाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें कि आपको बच्चे को जो है ये जो मेनिंजेस होती हैं ये फूलने लगती हैं, ये सूज जाती हैं। सूजना या फूलना या एक बड़ा ही लेमैन टर्म है, बड़ा ही आम इंसान वाला टर्म है। आज के बाद जब भी आप इस चीज़ को सुनेंगे तो इसका मतलब होता है बायोलॉजी में इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक ऐसी चीज़ है, देखिए क्या हुआ था कि पहले चीज़ों को टैग किया जाता था। मान लीजिए किसी की इंजरी हुई कोई, अब इंजरी हुई है तो उसके कुछ सिम्टम्स देखे गए। अब किसी व्यक्ति को कोई इंजरी होती है तो क्या होता है, वहाँ पर लाल पड़ जाता है तो आपका रेडनेस आ जाती है। रेडनेस के अलावा वहाँ पर पेन होता है तो रेडनेस आ गई, वहाँ पर पेन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है ना। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आपको चोट लगती है तो उसको इन्फ्लामेशन का नाम दे दिया गया। और कोई भी ऑर्गन में जब इन्फ्लामेशन हो जाए या ये इंजरी हो जाए, इंजरी क्या करती है, ये इंजरी किससे सिम्टम क्या होते हैं कि रेड हो जाएगा, पेन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। और ये इन्फ्लामेशन में चला, इसको इन्फ्लामेशन क्या देते हैं। और इसको एक सफिक्स दे दिया गया टिस का। मैं कुछ नाम लूँगा और होपफुली ये नाम आपने सुने होंगे। ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस का नाम आपने सुना ही होगा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। और कितने सारे नाम हैं, आप खुद याद कीजिएगा कि किन के पीछे टिस आता है। तो ये जो टिस आ रहा है ये कुछ नहीं है, ये हेपेटाइटिस। चलिए मैं बताता हूँ हेपेटाइटिस क्या हुआ।
हेपेटाइटिस। हेपेटाइ आ रहा है आपका हेपेटोसाइट से। हेपेटोसाइट होती है आपकी लिवर की जो सेल्स होती हैं, वहाँ पे हेपा नाम आता है। तो जो लिवर की सेल है, जब उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हेपेटाइटिस बोल देते हैं। मतलब कि लिवर में जब इंजरी हो जाएगी इंटरनल, तो उसको हेपेटाइटिस बोल देते हैं। ब्रोंकाई आपका लंग ब्रोंकस होता है, जो लंग्स में होता है, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको ब्रोंकाइटिस कह देते हैं। आर्थ्रोपोड्स का नाम सुना होगा आपने, जॉइंटेड लेग्स बोलते हैं जिसको, तो जहाँ पर जॉइंट होते हैं तो उसको आर्थरा कहा जाता है। तो आर्थराइटिस मतलब कि जहाँ पर आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पर आपका अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो बूढ़ों के जो घुटनों में या उन सब में दर्द होता है, वो क्या है, वो आर्थराइटिस है, जिसमें कि आपको इन्फ्लामेशन हो गया है, रेडनेस, पेन और स्वेलिंग वगैरह आ गई है जॉइंट्स में, तो उसको आर्थराइटिस का नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही जब जो कवरिंग है, ये स्कल है और स्कल के भीतर आपकी कुछ कवरिंग्स होंगी, इन कवरिंग्स को नाम दिया गया है मेनिंजेस। और जब इनमें चोट लग जाए या इनमें इन्फ्लामेशन हो जाए किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो इसको मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है ना। तो ये हो गई आपकी मेनिंजेस। तो द ब्रेन, ये हो गया हमारा मेनिंजेस का वाला पोर्शन। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। उसको भी देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपके ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को डिवाइड किया गया है हमारे 3 मेन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन के बारे में हमारा एनसीईआरटी कह रहा है कि द फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऑब्वियस सी बात है कि एनसीईआरटी के लेवल पे हम कोई भी चीज़ को डिटेल में नहीं देख पाएंगे, हम बहुत ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। तो सेरेब्रम, जो आप ऊपर कॉन्वोल्यूटेड जो जैसे गुड़ा मुड़ा पोर्शन जो होता है, जो दिखता है आपको, वाकई में जो ब्रेन का ये 80 से 85% होता है वो सेरेब्रम ही होता है, जिसको हम ब्रेन मान के चलते हैं, बट उसके अंदर और उसके नीचे वाले पोर्शन को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं, जो कि सबसे पुराना पोर्शन है। तो पहला तो हो गया सेरेब्रम, जो कि आपका सबसे बड़ा पार्ट हो गया पूरे ब्रेन का। जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो सारा का सारा सेरेब्रम के फ्रंटल कॉर्टेक्स में, फ्रंटल लोब में ही आ रहा है। अब इसके बाद थैलेमस। थैलेमस एक ये डायंसेफ्लॉन या थैलेमा वाला जो पार्ट होता है, थैलेमस वाला, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर है थैलेमस। इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर को कह देते हैं एपिथैलेमस और नीचे वाले स्ट्रक्चर को कह देते हैं हाइपोथैलेमस। और जिसमें से कि आपने हाइपोथैलेमस का नाम ज़रूर सुना होगा, तो उसके आसपास के पोर्शन थैलेमस और एपिथैलेमस हो जाते हैं। सेरेब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी डिस्कस किया कि ज़्यादातर जो दिमाग हम देखते हैं, ब्रेन जो देखते हैं, वो सेरेब्रम होता है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइडेड द सेरेब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू 2 हाफ। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 2 पोर्शन में बटा होता है, एक लेफ्ट पोर्शन, एक राइट पोर्शन। लेकिन ये दोनों जो पोर्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से मिले हुए होते हैं। इनके बीच में एक सर्किटरी होती है, और जब वो पोर्शन जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं उसको कॉर्पस कॉलोसम कहा जाता है। तो मान लीजिए ब्रेन को अगर आपने यहाँ से काटा है, तो ये जो पोर्शन आपको दिखता है, जहाँ ये वो पोर्शन है जिससे कि आपका एक हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ था, तो इसका क्या नाम होता है, कॉर्पस कॉलोसम। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कॉर्पस कॉलोसम। इसके अलावा टर्म डेज, एक जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गए, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कॉर्पस कॉलोसम से जुड़े होते हैं। द लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर्स द cerebral hemisphere is called as the cerebral cortex और एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और इस जो कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन होता है सेरेब्रल में, मतलब कि देखिए कॉर्टेक्स जो नाम है बड़ा ही जनरल नाम है। आपको कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। आपने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें आउटर कॉर्टेक्स था, इनर मेडुला था। कहीं भी कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेडुला अंदर वाला। तो इसमें जो कॉर्टेक्स जो बाहर वाले सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रम का बाहर वाला जो पोर्शन है, उसकी अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब दिमाग, या तो आप बच्चे का दिमाग बड़ा कर लीजिए, ब्रेन साइज़ बड़ा कर लीजिए, लेकिन अगर बच्चे का ब्रेन साइज़ बड़ा करेंगे तो बर्थ के दौरान उसको जो सर्वाइकल कैनाल है, हाँ, वहाँ से निकलने में बड़ी परेशानी होगी, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों को ही खतरा हो सकता है।
अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? अब इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला जाए कि भाई ब्रेन का जो है ना ऐसे फोल्ड बना दो, उसकी फोल्ड बनाने की वजह से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से आप वहाँ पर ज़्यादा न्यूरॉन्स रख पाएंगे, और जो आप बड़ा दिमाग करने से सोच रहे थे, जो अचीव करने का सोच रहे थे, इससे आपका ब्रेन साइज भी, जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो भी कम रहेगी, और आपका दिमाग की जो कैपेसिटी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। तो वो फोल्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए वो फोल्ड्स वहाँ पर हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े, और सरफेस एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का अकोमोडेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। जो देखिए, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं जब हम ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट किया था हमने डिस्कस करना। अगर ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इस तरीके से हम सेंटर में ग्रे पोर्शन देखते हैं और बाहर वाइट पोर्शन देखते हैं। ये वाइट मैटर हो गया, ये ग्रे मैटर हो गया। ये ऑपोजिट होता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है और अंदर की तरफ, तो अगर ये एक कॉन्वोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, आपके ब्रेन का ये कॉन्वोल्यूशन इस तरीके से बन रहा है, तो ये बाहर की तरफ आपका ग्रे मैटर रहेगा और अंदर की तरफ आपका वाइट मैटर रहेगा। ये जो ग्रे मैटर है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो एक्सॉन्स हैं, ये एक्सॉन नहीं, जो उसका सोमा वाला पोर्शन है, एक तो एक्सॉन होता है, एक जो सेल बॉडी वाला जो पोर्शन जिसको सोमा कहा जाता है, उसमें निसल ग्रैन्यूल्स है, और निसल ग्रैन्यूल्स की वजह से वो ग्रेइश अपीयरेंस आता है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तो जो न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म वाली जो जगह है वो यहाँ पर है, जो सोमा वाली जो सेल बॉडी वाली जो जगह है, और एक्सॉन वाला उससे निकल रहा है इस तरीके से। तो बाहर वाला पोर्शन वाइट हो जाता है, सेंटर वाला ग्रे हो जाता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो जो सेल बॉडी है वो यहाँ बाहर वाले चीज़ पे लाई कर रही है, इसलिए ब्रेन में बाहर वाला पोर्शन ग्रे होता है और अंदर वाला पोर्शन वाइट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर, ये भी हम जान गए कि भैया जो कॉर्टेक्स वाला बाहर वाला जो पोर्शन है वो ग्रे होगा ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। ग्रेइश अपीयरेंस है, और ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि सेल बॉडी है, और सेल बॉडी में क्या है? सेल बॉडी में निसल ग्रैन्यूल्स हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। तो जो सेल बॉडीज़ हैं, ये भी हमने देख लिया कि सेल बॉडीज़ में निसल ग्रैन्यूल होता है, उसकी वजह वो कंसंट्रेटेड एक जगह भारी मात्रा में कंसंट्रेट होकर के प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो उसको ऐसा कलर देती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज। अब ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है उसमें मोटर एरियाज हैं। मोटर एरियाज क्या हैं? हमने बात किया था कि 3 तरीके के न्यूरॉन हैं हमारे पास मेनली, आफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन और इंटरमीडिएट, और या फिर उसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो चीज़ सिग्नल लेकर के आ रहा होगा उसको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो वो एक एरिया होगा जहाँ पर वो चीज़ें सेंस की जाएंगी, तो वो सेंसरी एरिया हो गया। जहाँ से इस बात का डिसीजन लिया जाएगा कि आपको हाथ उठाना है या आपको पैर उठाना है या आपको भागना है, तो वो कौन सा एरिया होगा? वो मोटर एरिया होगा, जहाँ पे आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, और मोटर न्यूरॉन्स इस बात को डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा मसल और किस तरीके से बोलना है, कब हंसना है। तो वो सर आपका मोटर एरिया से कंट्रोल हो जाएगा। वो सारे जो स्केलेटल मसल हैं वो मोटर एरिया से कंट्रोल होंगे, और सेंसरी एरिया से आप जो रिसीव करेंगे सिग्नल वो होगा। एंड द लार्ज रीजन देयर दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी, और देखिए फ्रंटल लोब जो होता है वो पूरा का पूरा जो ये यहाँ पर ये जो फ्रंटल लोब आपको दिख रहा है ना, ये फ्रंटल लोब में पूरा का पूरा मोटर एरिया होता है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिक्स्ड एरिया होता है, जिसको कि देखिए एक हो गया मोटर एरिया, एक हो गया सेंसरी एरिया। जहाँ पर दोनों मिक्स करके प्रेजेंट हो जाए वो एसोसिएशन एरिया। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यही बोल रहा है वो कि द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, एक तो मोटर एरिया कंटेन कर रहा है, सेंसरी एरिया कंटेन कर रहा है, एंड लार्ज रीजन, ज़्यादातर एरिया जो होता है दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी, जो कि ना तो पूरी तरीके से सेंसरी होता है और ना ही मोटर होता है। ऐसे एरियाज़ को एसोसिएशन एरिया कहा जाता है, जहाँ पर दोनों तरीके के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। जहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ से आप इन चीज़ों को याद करके रखते हैं। आपको स्मेल याद आती है, आपको टच याद रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें ये याद, मेमोरी वाली एरिया है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होंगे। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, जो व्यक्ति बधिर या आपके सुन नहीं सकते हैं, ओके, जो डेफ होते हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं। क्यों?
क्या बताइए, आपको बोलना, अच्छा ये बड़ा अजीब लगता है लोगों को, अच्छा सुन नहीं सकता तो बोल क्यों नहीं सकता? क्योंकि सुनेगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, उसको एसोसिएशन एरिया में लेके जाएगा, एसोसिएशन एरिया से मोटर एरिया को बोलेगा कि आपको यहाँ से देखिए समझना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपनी जीभ को हिलाएंगे, अपने जबड़े को हिलाएंगे, और इस तरीके से जब अपनी गर्दन से आवाज़ निकालेंगे और उसको इस तरीके से बोलेंगे तो ये मतलब होगा उसका। वो सीखा जाता है, बोलना एक सीखने की प्रक्रिया है, और वो तभी मुकम्मल है, वो तभी हो पाएगी जब आप सुन पाएंगे। तो इसलिए जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीट, तो वहाँ पर आपके सुनने के लिए सेंसरी एरिया और बोलने के लिए मोटर एरिया, तो ऐसे एरिया को, ऐसा दोनों मिक्स एरिया होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स, जो गुच्छा होता है न्यूरॉन को, उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जो होता है, फाइबर ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ, उनको एक माइलिन शीथ, एक नॉन कंडक्टर सेल्स होते हैं, उनसे कवर करके रखा जाता है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, और वो अंदर का पार्ट बनाती हैं, इसीलिए वो क्या होती हैं, वाइट होती हैं। दे आर ओपेक, वो ओपेक होती हैं, वाइट अपीयरेंस होती है टू द लेयर, हेंस इट इज कॉल्ड एज द वाइट मैटर, और इसीलिए उसका नाम वाइट मैटर पड़ता है। द सेरेब्रम wraps around a structure called as the thalamus, सेरेब्रम जो है वो थैलेमस को ऐसे अपने चारों तरफ से रैप करके रखता है। ऊपर वाला थैलेमस का, जो ऊपर वाला थैलेमस है, अगर कोई पोर्शन है, अगर ये थैलेमस है तो थैलेमस का ऊपर वाला पोर्शन हो गया एपिथैलेमस, ये थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस। और जानते हैं आप, यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी इस तरीके से होता है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या रिलेशन होता है, इसको हमें अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। आगे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। ये आ गए हम हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ऑब्वियस सी बात है कि बेस की तरफ लाई करेगा। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है आपकी बॉडी का मास्टर ग्लैंड। आपको चाहे भूख लगनी हो, चाहे ठंड लगनी हो, चाहे आपको शिविर करना हो, चाहे आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर होना हो, चाहे आपको बुखार आना हो, चाहे आपको प्यास लगनी हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। होता यूँ है कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने आया, कोई बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन तक पहुंच जाएगी, और ब्रेन से आपके हाइपोथैलेमस को दी जाएगी। हाइपोथैलेमस भाई साहब कहेंगे कि अरे, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है, चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए बुखार की स्थिति को ला देते हैं, थोड़ी देर के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। थोड़ी देर के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से हाइपोथैलेमस इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि शायद उस एलिवेटेड टेम्परेचर में थोड़ी देर के बाद मैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नीचे कर दूंगा, लेकिन उस हाई टेम्परेचर की स्थिति में वो बैक्टीरिया शायद मर जाएगा। तो बुखार कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुखार एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए आगे तो बॉडी खुद अपने आप को हार्म करने की कोशिश करने लगती है। तो वो स्थिति को ना आए उसके लिए हम वो ठंडी पट्टियाँ बॉडी की जो सर पर और वो रखा जाता है ना। तो ये हो गया आपका, एक हो गया हाइपोथैलेमस के इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिया कि आखिर किस तरीके से हाइपोथैलेमस इस बात को कंट्रोल करता है कि आपको बुखार आएगा। लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, और थैलेमस के बेस पे लाई करता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल्स, ये क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, आपका बॉडी टेम्परेचर हमने देखा, अर्ज ऑफ ईटिंग, हंगरी होंगे आप कि नहीं, ड्रिंकिंग, कि आप थर्स्टी फील करेंगे कि नहीं। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो कि वो जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं विच सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि ये मास्टर ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाकर के आपका इस पर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, तो वो ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, ऐसे हार्मोन जब इन सब का जो सिक्रेशन होना है, जिसको हमने डिटेल में अपनी अगले चैप्टर में देखेंगे, तो ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी है, उससे अपना हार्मोन्स भी सिक्रीट कर सकता है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड इज एमिग्डाला, इसके बीच में, मतलब कि यहाँ वाले एरिया पे बात हो रही, चलिए सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। ये हो गया आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम आपका वो पोर्शन हो गया जहाँ से आपने यहाँ ये इसको कहते हैं सोमेस्थेटिक एरिया, जहाँ से आपका टच फील करेंगे आप। यहाँ पर हो गया आपका सुनने वाला एरिया, यहाँ पर हो गया आपका ब्रोका स्पीच एरिया, यहाँ से आप बोलेंगे।
ये आपका हो गया कॉर्पस कॉलोसम, ये हो गया आपका थैलेमस वाला एरिया, ये हाइपोथैलेमस वाला एरिया हो गया। थैलेमस के हाइपोथैलेमस में ये आपका पिट्यूटरी यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपका पॉन्स है, पॉन्स आपका ब्रीदिंग जो वगैरह रेगुलेट करता है। सेरेबेलम आपका हार्ट रेट वगैरह मैटर वो करता है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट ये वो जगह है जहाँ से आपका कि देखिए ब्रेन जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब कि इनके अंदर एक खाली जगह है। इन खाली जगहों को ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल का नाम दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है, ब्रेन के अंदर आप खून नहीं देखेंगे। आपने कभी देखा है ब्रेन को बिल्कुल खून की तरह सना हुआ? कभी नहीं आपने। तभी तो वाइट मैटर, ग्रे मैटर कहाँ से दिख रहा है वो वाइट? क्योंकि खून को ब्रेन के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं होती है। अगर खून को ब्रेन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं और खून का काम न्यूट्रिशन और गैसेस का एक्सचेंज करना है तो ब्रेन को कैसे मिलेगा? तो हमारे ब्रेन में होता है एक ब्लड ब्रेन बैरियर, और उसके थ्रू केवल कुछ ही चीज़ें आर पार जा सकती हैं। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड उन खाली जगहों में, ब्रेन के अंदर जो खोखला ब्रेन है वहाँ जो खाली जगह है वहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तैरता रहता है, और वो इस बात को सुनिश्चित करता है, इट मेक्स श्योर कि आपके ब्रेन को खाना और गैसेज एक्सचेंज ये दोनों चीज़ें मिलती रहें। और एक कैनाल, जो कई सारी कैनाल्स होती हैं, कई सारे वेंट्रिकल्स हैं, इनमें से एक कैनाल का नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट है। ओके, इस तरीके से आपका ब्रेन है। नीचे आते हैं हम। ओके, विच सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमिक, ठीक है, ये हो गया एमिगडेला वगैरह। कि यहाँ पर की बात हो रही है, हेमिस्फीयर के पास एक एमिगडेला हिप्पोकैम्पस वाला एरिया होता है। इसको कहते हैं आपका इमोशनल सेंटर। जहाँ से आप अच्छा फील करते हैं, जहाँ से आपको इमोशंस आते हैं, वो एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस वाला एरिया है। जो लोग रूड होते हैं, रूड मतलब कि मान लीजिए कोई हादसा होता है किसी के साथ, एक वी रामाचंद्रन के केस की स्टडी ही मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति का एक बार एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आता है तो ठीक है, कुछ दिन नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो वापस अपने डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे घर में एक लेडी है, और वो जो लेडी है वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, वैसा ही खाना बनाती है, लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। वो एक्टिंग कर रही है मेरी माँ होने की। और मेरे घर में एक ऐसा कुत्ता भी है, वो बिल्कुल मेरे डॉगी की तरह है, बट वो मेरा डॉगी नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है। वो एक आदमी है, वो मेरे पापा की एक्टिंग कर रहा है। मेरा घर जो है ना, वो बिल्कुल, मैं आजकल जिस घर में रह रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे घर जैसा दिखता है, लेकिन ना वो मेरा घर नहीं है। ये भी एक केस है जो कि वी रामाचंद्रन ने सॉल्व किया था। तो उसका जो रिलेशन था वो आपकी इमोशनल सेंटर एमिगडाला से हुआ करता था। तो वो ज़रूर देखें कि नेशनल जियोग्राफिक की 3 सीरीज़ है पूरी, 3 एपिसोड्स हैं वो, उसमें से डॉक्यूमेंट्री के 3 हैं, उसमें वी रामाचंद्रन ने ये सब बताया है। आप वी रामाचंद्रन का टेड टॉक देख सकते हैं, उनके लेक्चर्स वगैरह पड़े हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये उन सब में से एग्जाम्पल है जहाँ पर ये लिम्बिक सिस्टम, ये एमिगडाला हिप्पोकैम्पस, ये आपका लिम्बिक सिस्टम बनाता है, जो आपका इमोशनल सेंटर भी कहलाता है। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस के साथ इट इज़ इन्वॉल्व इनटू द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर। यहाँ से आपका इमोशनल में सेक्सुअल बिहेवियर भी आ जाता है, कि आप सेक्सुअल बिहेवियर भी यहाँ से डिराइव होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिम्बिक सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन। आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। 5 लाइनें दी हुई हैं केवल। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस वाला जो पोर्शन था और ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स जो नीचे वाला पोर्शन आ गया, जो हाइंड ब्रेन वाला जो पोर्शन आ गया, वहाँ पॉन्स आ गया। ऊपर हमने देखा था कि हमने ये बताया था, ये है आपका पॉन्स, ये थैलेमस, इसके बीच में ये वाला जो एरिया है ये मिड ब्रेन है। ये पॉन्स है, ये मेडुला है। पॉन्स जो है आपका ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट कर रहा है, मेडुला आपका मिल करके ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है। ये मिड ब्रेन है। अभी देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ आपका सारा का सारा एमिगडाला वाला वो सारा पोर्शन आता है, कि ये आपका एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, इसके ऊपर आपका हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन आ गया, थैलेमस, इसके बाद ये कॉर्पस कॉलोसम जो कि 2 हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाला एरिया आपकी हंगर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है।
यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आप यहाँ देखें, ये हिप्पोकैम्पस के ठीक नीचे यहाँ पर ये पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड भी हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यही वो ग्लैंड है जो कि आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस इन सब के साथ मिल करके आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बनाता है और सर्केडियन रिदम कि आपको रात को नींद आ जाती है, सुबह आप उठ जाते हैं, दिन में आपको एक पैटर्न फॉलो करते हैं। वो जो सर्केडियन रिदम होता है वो यहाँ से पाइनियल ग्लैंड से मेलानिन पिगमेंट से रेगुलेट होता है। उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये फटाफट से क्या क्या बोल दे रहा है। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस वाला एरिया और द पॉन्स वाला एरिया। हाइंड ब्रेन के जो बीच में जो एरिया है वो मिड ब्रेन है। कैनाल बहुत सारे जो कैनाल है, हमने बोला कि जो ब्रेन है वो खोखला है, और खोखला है तो जो खोखे जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको वेंट्रिकल कहा जाता है। उसके अंदर हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और एक कैनाल है, कई सारी कैनाल्स होती हैं लेकिन एक कैनाल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, पासिस थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पास से पास होता है, कैनाल है, ठीक है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड एज द कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो क्वाड्री मतलब 4 है ना, और जेमिना मतलब कि ट्रैक्ट्स, मतलब कि बंडल ऑफ न्यूरॉन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं। सो ये इस यहाँ की बात कर रहा है। जब आप इसको पीछे से यहाँ देखेंगे तो ये आपका दिखेगा कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ये आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन हो गया। इनके फंक्शंस वगैरह आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, तो केवल हम एनसीईआरटी तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ पॉन्स है, हमने देखा था पॉन्स क्या करता है, सेरेब्रम और सेरेबेलम। तो ये जो पीछे आपको ये जो पोर्शन दिखाई देता है, ये जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये है आपका सेरेबेलम, ओके। और ये सेरेबेलम जो है उसके भी अपने जो फंक्शंस हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगर इसने बताया होगा तो। हाइंड ब्रेन में 3 चीज़ें होंगी, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ऑल्सो कॉल्ड एज द मेडुला ओब्लांगेटा, इसका पूरा नाम है। पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स का पूरा नाम है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है, जब बंडल बोलते हैं जो न्यूरॉन्स के ब्रेन के अंदर, उसको ट्रैक्ट बोला जाता है। दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, वो अपने ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को भी कनेक्ट करने में मदद करता है। सेरेबेलम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, आप देख सकते हैं कि वो बड़ा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, और वो भी आपका बॉडी में जो आपका पोस्चर मेंटेनेंस होती है, आप किस तरीके से आपका बॉडी मेंटेन करेंगे, मतलब चलेंगे तो आप गिरे नहीं, वो सारा का सारा आपका जो होता है वो सेरेबेलम उसको मेंटेन करता है। जब आप कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है तो वो आप देखेंगे उसकी चाल लड़खड़ाने लगती है। वो चाल लड़खड़ा रही है वो इसलिए क्योंकि जो अल्कोहल है जो वो आपके सेरेबेलम पर जा कर के उसको अफेक्ट करता है, उसकी वजह से आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो सेरेबेलम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, और उसकी वजह से देखिए सेम है, जहाँ पर भी आपको बॉडी में कॉन्वोल्यूशंस मिलेंगे, चाहे हम विलाय की बात करें अपने पेट में या गट में, या हम बात करें लंग्स की जहाँ पर बार बार डिवीजन होकर के आपका एल्विलाइज बनते हैं, चाहे हम ब्रेन की बात करें या सेरेबेलम की बात करें, जहाँ पर भी आपको कॉन्वोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भी आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, उनका मकसद ही होता है कि वो सरफेस एरिया बढ़ा सकें, और सरफेस एरिया बढ़ा करके आपका जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वहाँ हैं जो हैं वो उनको बढ़ा सकें। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज़ कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। मेडुला कंटेन्स सेंटर कंट्रोल फॉर रेस्पिरेशन। देखिए हमने बात की थी पॉन्स और मेडुला दोनों पे, यहाँ पर मेडुला का पॉन्स का नाम नहीं दिया गया, मगर पॉन्स भी आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो कंट्रोल है उसको करता है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस क्या आपका हार्ट बीट की उसको कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस भी आपके मेडुला से कंट्रोल होते हैं। तो ये था हमारा ब्रेन का एक ब्रीफ, और ये कहीं से भी कहीं तक भी नीट के लेवल की बहुत कम है, नीट के लेवल से। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क प्रिंसिपल जान लेते हैं पहले। प्रिंसिपल ये कहता है कि कुछ एक्शंस इतने ज़्यादा टाइम बाउंड होते हैं, इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लेने, कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि पहले बॉडी जो है वो सोचेगी
और उसके बाद डिसाइड करेगी, क्योंकि उस वक्त तक डैमेज हो चुका होगा। तो ये इनको रिफ्लेक्स सेक्शन की कैटेगरी में डाला गया कि स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी गई कि अगर कभी ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस आए तो आप डिसीजन ले लेना, हमारा ब्रेन का इंतज़ार मत करना। तो चलिए इस प्रिंसिपल को देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट। आप किसी भी हाथ जलता है तो आप खींच लेते हैं मोमबत्ती पर, या रोटी बनाते वक्त हाथ जलता है तो खींच लिया जाता है, कभी पिन चुभती है तो आप एकदम से आपका रिस्पॉन्स होता है। तो विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, या तो वो है हॉट होंगे, कोल्ड होंगे, पॉइंटेड होंगे, और एनिमल्स दैट आर स्केरी और पॉइजनस, जो कि स्केरी होंगे, पॉइजनस होंगे। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, जब आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंसेशन मिलेगा दैट अकर्स इनवॉलेंटरी, या आपके कंट्रोल में नहीं होता है, दैट इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। आप इसके बारे में सोचते नहीं हैं, और थॉट्स आर रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। और ये आपके ब्रेन तक नहीं जाता है, सीधे सीधे आप एक्शन ले लेते हैं। इस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज ऑफ एट लीस्ट वन न्यूरॉन रिसेप्टर। देखिए एक आएगा रिसेप्शन, ये एक जगह है, एक छोटा सा मार के देखा जाता है घुटने के ठीक नीचे, उसकी वजह से आपका पैर आगे की तरफ बढ़ता है, या आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर आप अपने MBBS और अपने बैचलर्स जहाँ पे आप अपनी बायोलॉजी होगी आपकी, वहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना होगा, जहाँ पर आप लकड़ी का हथौड़ा यूज़ करके हल्की सी चोट करते हैं खास जगह पर, और डिस्टेंस मेजर करते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना गया, और उस बिना पर आपका रिफ्लेक्स एक्शन को मापा जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिफ्लेक्स पाथवे है कि इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड वापस इन्फॉर्मेशन भेजेगी कि कॉन्ट्रैक्ट करो और अपने आप को बचाओ। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द आफरेंट न्यूरॉन, मतलब कि आफरेंट मतलब जो कि ले करके आएगा, आफरेंट सेंसरी वाले। तो एक तो सेंसरी वाले हो गए, सेंसरी वाले आपकी मोटर वाले, एक मोटर होगा जो कि आपका सिग्नल लेके जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके स्केलेटल मसल पे। तो एटलीस्ट वन न्यूरॉन आफरेंट न्यूरॉन एंड वन इफरेंट न्यूरॉन जो कि लेकर के जाएगा। दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, इसलिए बीच में एक इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। इन इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन कहा जाता है, जो एक दूसरे की भाषा को सेंसरी वाले को बताएंगे, सेंसरी वाले से इन्फॉर्मेशन लेंगे, और इन्फॉर्मेशन लेकर के मोटर वाले को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको क्या काम करना है। द afferent न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल, ठीक है, सेंसरी सिग्नल ले लिया, फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन से आ गया सिग्नल, एंड ट्रांसमिट्स इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व। आपका डोर्सल रीजन गैंग्लियन, ये वेंट्रल और डोर्सल रीजन है, उसके डिपेंडिंग आपका नाम दिया गया है कि कहाँ से एंट्री करेगा स्पाइनल कॉर्ड में। जहाँ से एंट्री करता है वो डोर्सल साइड से करता है, वेंट्रल साइड से नहीं करता है। तो डोर्सल नर्व रूट्स into the CNS आपके स्पाइनल कॉर्ड में आएगा एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अल्टीमेटली ब्रेन तक जाएगा, लेकिन डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। आपके ब्रेन को बाद में पता चलेगा ज़रूर कि हाँ भाई ये एक्शन लिया गया था। द इफरेंट न्यूरॉन जो कि सिग्नल को लेके जाएगा, ई फॉर एग्जिट, इफरेंट न्यूरॉन देयर देन कैरीज सिग्नल फ्रॉम CNS टू द इफेक्टर। जहाँ पर इफेक्टर मतलब जो काम जहाँ पर होना है, फाइनली मसल मोटर एंड प्लेट, या आपका जो मसल है वो आपका इफेक्टर है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स आर्क। ये एक आर्क बन गया इस तरीके से, देखिए आर्क बन गया एक, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क के नाम से भी जाना जाता है। और शोन बिलो इनटू द नी जर्क रिफ्लेक्स, और ये जो स्पेसिफिक रिफ्लेक्स एक्शन है ये नी जर्क रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नी पर जब चोट करते हैं तो वो एकदम से उसमें जर्क आता है, उसको नी जर्क रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है।